नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था कुछ। आज हम पढ़ेंगे इसकी संपूर्ण जो क्रियाविधि है फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की, वो किस प्रकार होती है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है दो प्रकार से संपन्न होती है। ठीक है, दो प्रकार से संपन्न होती है। कौन कौन सी प्रकार? एक होती है आपके प्रकाशिक अभिक्रिया, यानी लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया, जो कि सूर्य की रोशनी में होती है, इसलिए इसका नाम प्रकाशिक है, प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। और दूसरी है आपके अप्रकाशिक, यानी डार्क रिएक्शन, जो कि अंधेरे में होती है। जब सूर्य का प्रकाश पौधों को उपलब्ध नहीं होता, उस समय होने वाली जो अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, वो कहलाती है आपके अप्रकाशिक। तो यह है आपके लाइट रिएक्शन और इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। दो प्रकार की अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब हम इन दोनों का विस्तार से अलग अलग इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम आप प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। प्रकाश, जैसे नाम से पता है कि भाई ये प्रकाश में होती है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया यानी दिन के समय होने वाली। तो यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, यानी दिन के समय। ठीक है। अच्छा, हमने जब हम हरित लवक की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जो हरित लवक है उसमें जो ग्रेना होती है, उस ग्रेना के अंदर ये लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। और स्ट्रोमा में कौन सी होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाशिक अभिक्रिया, यह आपके हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होती है। कहां? ग्रेना में संपन्न होती है। ठीक है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होगी? वो होगी आपके स्ट्रोमा में, जिसे हम हिंदी में पिठिका भी बोलते हैं, वहां संपन्न होगी। अब इसके अलग अलग चरण हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया अलग अलग चरण है, उन अलग अलग चरणों को हम देखेंगे। तो सबसे पहला चरण है प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण तथा पर्णहरित का उत्तेजित होना। भाई सबसे पहला काम तो यही होगा कि भाई जो पर्णहरित है वो क्या करेगा? प्रकाश को अवशोषित करेगा। जब प्रकाश अवशोषित होगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका अणु उत्तेजित हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है। सर्वप्रथम प्रकाश का क्या होगा? अवशोषण होता है। अवशोषण किसके रूप में? ये हमने कल पढ़ा था, फोटोन के रूप में। जो प्रकाश आता है वो फोटोन के रूप में आता है, और उसी रूप में क्या होता है? वो अवशोषित होता है। तो सर्वप्रथम प्रकाश का अवशोषण फोटोन के रूप में होता है, फोटोन के रूप में होता है। अब अवशोषण करने से होगा क्या कि जब पर्णहरित है प्रकाश को अवशोषित करेगा फोटोन के रूप में, तो पर्णहरित का अणु क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। इस कारण पर्णहरित का अणु
उत्तेजित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। कब? जब पर्णहरित ने प्रकाश को फोटोन के रूप में अवशोषित किया तो उसके जो अणु हैं वो उत्तेजित हो जाएंगे और अपनी कक्षाओं में से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये एक अणु है पर्णहरित का, ठीक है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये सनलाइट है, सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा पर्णहरित पर तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखो ये इसका अणु है वो उत्तेजित हो जाएगा। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर कहां चले जाएंगे, यहां से निकलकर ये बाहर की ओर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। पहले यहां पर था, देखो अब यहां पर आ गया, बाहर निकल गया, ये कौन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये कब हो रहा है, ये प्रकाश अवशोषण जब होता है तो पर्णहरित का अणु उत्तेजित होता है, और उत्तेजित होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो पर्णहरित प्लस फोटोन, इस पूरे का निष्कर्ष क्या निकला कि पर्णहरित को जो फोटोन मिलता है तो पर्णहरित क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। पर्णहरित उत्तेजित अवस्था में, तो यहां पर देखिए आप, पर्णहरित ने क्या किया, प्रकाश का अवशोषण किया फोटोन के रूप में। इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन अब पर्णहरित का अणु क्या हो गया, उत्तेजित हो गया, और उत्तेजित होने के बाद में ये वहां से बाहर निकल जाता है। तो पहला चरण यह है प्रकाश का अवशोषण और पर्णहरित का उत्तेजित होना। दूसरा चरण आता है जल का प्रकाशिक अपघटन व ऑक्सीजन का निष्कासन। दूसरा चरण क्या है, जल का प्रकाशिक अपघटन व ऑक्सीजन का निष्कासन। अब क्या होगा कि पर्णहरित के उत्तेजित होने पर, पर्णहरित के उत्तेजित होने पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ, जल के साथ क्रिया करके इसका, किसका, जल का, इसका क्या करेंगे, प्रकाशिक अपघटन करेंगे। प्रकाशिक अपघटन करेंगे और इससे क्या बनते हैं, हाइड्रोजन आयन। क्या बनेगा इससे, हाइड्रोजन आयन निकलेगा इससे। अच्छा, जब प्रकाशिक अपघटन हो रहा है तो इसके कारण जल है वो दो भागों में बंट जाता है, जल दो भागों में बंट जाता है। जल के प्रकाशिक अपघटन से क्या हुआ, सबसे पहले पर्णहरित के उत्तेजित होने पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, और ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये जल के साथ क्रिया करते हैं, और जल के साथ क्रिया करके वो जल का क्या कर देंगे, प्रकाशिक अपघटन कर देंगे। और प्रकाशिक अपघटन होने से जल दो भागों में क्या होता है, बंट जाएगा, अपघटित हो जाएगा। कैसे, H2 है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के साथ में जब ये क्रिया करेगा तो इसका प्रकाशिक अपघटन होगा, और ये क्या बनेगा, H+ और OH-, हाइड्रोजन आयन और ये OH-, इन दो भागों में H+ और OH- में ये क्या हो जाएगा, जल बढ़ जाएगा। अब इसमें देखो आगे कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें मैग्नीज आयन और क्लोरीन आयन, इन दो की बहुत महत्वपूर्ण क्या होती है, भूमिका होती है।
इस प्रकाशिक अपघटन में मैग्नीज और क्लोरीन की बहुत बड़ी क्या होती है, भूमिका होती है। यदि हम जल के हम दो अणु लें, यदि हमने जल के 2 अणु लिए मान लीजिए, तो क्या होगा, तो 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन और साथ में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो देखो यहां पर जल का प्रकाशिक अपघटन हो गया ये, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया, बाहर निकल रहा है। ये तीर का निशान मैंने ऊपर लगाया, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो इस प्रकार जल का प्रकाशिक अपघटन होता है कि पर्णहरित का अणु उत्तेजित होने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वो बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन किसके साथ में क्रिया करता है, वो करता है आपके जल के साथ में, और जल को 2 भागों में बांट देता है, H+ और OH- के रूप में। फिर यदि हम 2 अणु लें इसके, तो यहां पर देखो, यहां पर मैग्नीज और क्लोरीन आयन की क्या होती है, विशेष भूमिका होती है। तो फिर ये 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर मुक्त हो जाती है। तीसरा चरण है NADP तीसरा चरण है NADPH प्लस H+ का निर्माण। NADPH प्लस H+ का निर्माण। अब देखो जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ तो क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन बाहर निकला, हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, बाहर निकल गया। यह हाइड्रोजन आयन किससे, NADPH से क्या होगा, मिल जाएगा, है ना। और NADPH से मिलेगा तो क्या बना लेगा, NADPH प्लस H+। जल के प्रकाशिक अपघटन से प्राप्त हाइड्रोजन आयन NADP को क्या करेंगे, अपचयित करेंगे। और क्या बना लेंगे, NADP, ये NADP तो है ही, प्लस ये हाइड्रोजन आयन भी जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ में एक रिएक्शन हो रही है NADP के साथ में, और ये H+ हाइड्रोजन आयन है उसको अपचयित कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, NADP प्लस H+ बन जाएगा। चूंकि इससे पहले वाले में देखा होगा जल का प्रकाशिक अपघटन में कि जल के 2 अणुओं का क्या होता है, अपघटन होता है। चूंकि जल के 2 अणुओं का अपघटन होता है, अतः क्या बनेगा, 2NADP प्लस H+। क्या बन गया, 2NADP प्लस। क्यों, क्योंकि जल के कितने अणुओं का अपघटन हो रहा है, 2 अणुओं का, 2 अणुओं का अपघटन हो रहा है भाई, 2 अणुओं का अपघटन हो रहा है, तो हाइड्रोजन आयन भी क्या होंगे, 2 ही तो बाहर आएंगे। 2 हाइड्रोजन आयन 2 NADP के साथ में क्या, 2 NADP को क्या करेंगे, अपचयित करेंगे, तो 2NADP प्लस H+ बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा चरण है NADPH, सॉरी यहां पर H नहीं आएगा, NADPH, हाँ सॉरी H आएगा यहां पर, NADPH प्लस H+ का निर्माण। तो जल के प्रकाशिक अपघटन से जो H+ हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है वो NADP को क्या करेगा, अपचयित करेगा, NADP को अपचयित करता है और NADPH प्लस H+ बन जाएंगे। चूंकि जल के 2 अणु का अपघटन होता है इसलिए ये भी कितने बनेंगे, 2NADP प्लस H+, 2NADPH प्लस H+। चौथा चरण है प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। अब जो इलेक्ट्रॉन पर्णहरित से निकलते हैं या मुक्त होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पर्णहरित से निकलते हैं उनका कुछ ना कुछ तो होता ही है कि जो निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको विभिन्न प्रकार के ग्रहियों, इलेक्ट्रॉन ग्रहियों, आगे हम पढ़ेंगे और इसके बारे में, विभिन्न प्रकार के ग्रहियों द्वारा क्या होता है, ग्रहण कर लिया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन पर्णहरित के उत्तेजित होने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए,
तो वो इलेक्ट्रॉन विभिन्न प्रकार के ग्रहियों के द्वारा क्या होते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो जब पर्णहरित के उत्तेजित होने से निकले इलेक्ट्रॉन, पर्णहरित के उत्तेजित होने से निकले इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्रहियों, जो ग्रही कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। यहां से निकल गए इलेक्ट्रॉन, कहां से, पर्णहरित के अणु से तो निकल गए इलेक्ट्रॉन, तो निकलने के बाद में जो उन इलेक्ट्रॉनों को रोक लेगा, ग्रहण कर लेगा, वो क्या कहलाते हैं, ग्रही कहलाते हैं। तो पर्णहरित के उत्तेजित होने से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और निकलकर विभिन्न ग्रहियों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, विभिन्न ग्रहियों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार ग्रहियों के ग्रहण करने से क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है, यानी एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का संश्लेषण होता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण कहते हैं। प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण कहते हैं। ठीक है, ये चौथा चरण है आपके प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण के। जब पर्णहरित फोटोन के रूप में ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करने के बाद में क्या होगा, पर्णहरित का अणु है वो उत्तेजित होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो वो विभिन्न ग्रहियों के द्वारा क्या होते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। ठीक है, जब विभिन्न प्रकार के ग्रही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे तो उनके द्वारा, ग्रहियों के द्वारा जो एटीपी है उसका संश्लेषण होता है। वो किससे बनता है, एडीपी से, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी क्या करेगा, वो भी आगे आएगा आपके। वो एडीपी है, विभिन्न प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग ग्रहियों से होते होते क्या होगा, अंत के अंदर एडीपी है वो एटीपी में क्या हो जाएगी, संश्लेषित हो जाएगी, यानी ऊर्जा बन जाएगी। तो यहां पर ग्रहण किया उन्होंने ग्रहियों ने इलेक्ट्रॉनों को, और क्या करेगा, ग्रहण करने के कारण एटीपी का संश्लेषण हो जाएगा, एटीपी का निर्माण हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। अगला चरण आता है पांचवा, लाल पतन, इसे रेड ड्रॉप भी बोलते हैं, और एक होता है आपके इमर्सन प्रभाव। ठीक है, लाल पतन और इमर्सन प्रभाव। सबसे पहले हम रेड ड्रॉप देखेंगे। ठीक है, लाल पतन क्या होता है कि जब किसी पादप को 680 कितना 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दिया जाए तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण तो जब किसी पादप को 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। चूंकि ये जो प्रभाव हो रहा है, ये सारी जो एक्टिविटीज हो रही है वो लाल क्षेत्र में होती है ना। चूंकि यह घटना लाल क्षेत्र में होती है, इसलिए इस प्रभाव को क्या कहते हैं, लाल पतन या रेड
ड्रॉप कहते हैं, लाल पतन या रेड ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, कि जब किसी पादप को 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश यदि पादप को दिया जाए तो उसकी प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चूंकि यह घटना लाल क्षेत्र में होती है इसीलिए इस प्रभाव को लाल पतन या रेड ड्रॉप कहते हैं। अब आता है आपका इमर्सन प्रभाव। रेड ड्रॉप हमने पढ़ लिया, अब है इमर्सन प्रभाव। इमर्सन प्रभाव क्या है, देखो इमर्सन प्रभाव के अनुसार यदि किसी पादप को पहले 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दिया जाए और उसके बाद 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दिया जाए तो क्या होगा, यानी पहले तो क्या 680 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश, तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दिया जाए पादप को, और उसके बाद उसके तुरंत बाद 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दिया जाए तो क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही इमर्सन प्रभाव या इमर्सन वृद्धिकरण भी कहते हैं, या इमर्सन वृद्धिकरण भी कहते हैं। ठीक है, इमर्सन प्रभाव के अनुसार क्या है कि यदि किसी प्लांट को पहले 680 नैनोमीटर से ज्यादा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दें और उसके तुरंत बाद 680 नैनोमीटर से कम का प्रकाश 680 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का से उससे कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, दर है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस प्रभाव को ही इमर्सन प्रभाव या इमर्सन वृद्धिकरण प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रकाश तंत्र, फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम, प्रकाश तंत्र यानी फोटो सिस्टम। देखो क्या होता है कि प्रकाश तंत्र में, ये डायग्राम बनाया मैंने, अब इसमें इस डायग्राम के अनुसार अपन देखते हैं कि प्रकाश तंत्र में एक अभिक्रिया केंद्र होता है। क्या होता है, अभिक्रिया केंद्र होता है। देखिए आप, ये वाला, ये एक प्रकाश तंत्र है और इस प्रकाश तंत्र का ये जो आपको अंदर वाला जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, अभिक्रिया केंद्र है, रिएक्शन सेंटर है। ठीक है, तो प्रकाश तंत्र में एक अभिक्रिया केंद्र होता है। इसके अलावा सहायक वर्णक भी होते हैं इसके चारों ओर। किसके, जो रिएक्शन सेंटर है, अभिक्रिया केंद्र है, देखो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस अभिक्रिया केंद्र के चारों ओर आपको ये जो वर्णक दिखाई देंगे, ये जो वर्णक है वो कौन से वर्णक होते हैं, सहायक वर्णक। तो इसके अलावा सहायक वर्णक भी अभिक्रिया केंद्र के चारों ओर होते हैं। जैसे अब सहायक मुख्य वर्णक कौन होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और सहायक वर्णक कौन होते हैं, कैरोटीनॉइड है, जेंथोफिल है, क्लोरोफिल सी, डी, ई, ये सारे क्या है, सहायक वर्णक है। जैसे
कैरोटिनाइड, कैरोटिनाइड्स ये सहायक वर्णक हो गया। एक क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सहायक वर्णक होते हैं। और ये सहायक वर्णक इस अभिक्रिया केंद्र के चारों ओर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो प्रत्येक प्रकाश तंत्र में एक रिएक्शन सेंटर होता है, अभिक्रिया केंद्र होता है, और इस अभिक्रिया केंद्र के चारों ओर क्या होते हैं? सहायक वर्णक होते हैं। अब देखो आगे क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, जो फोटोन के रूप में आ रहा है ना, फोटोन के रूप में, इस प्रकाश को फोटोन के रूप में सबसे पहले कौन ग्रहण करता है? सहायक वर्णक ग्रहण करते हैं। ठीक है, सहायक वर्णक ग्रहण करते हैं। तो सर्वप्रथम सूर्य के प्रकाश को फोटोन के रूप में, किसके रूप में ग्रहण करेंगे? फोटोन के रूप में। फोटोन के रूप में सहायक वर्णक ग्रहण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सनलाइट, ये सूर्य का प्रकाश आया फोटोन के रूप में, किसने ग्रहण किया? सहायक वर्णकों ने। अब हमने पहले पढ़ा है कि ये जो सहायक वर्णक है, ये सहायक वर्णक क्या करेंगे? इस प्रकाश को कहां पर भेज देंगे? अभिक्रिया केंद्र में भेज देंगे। तो ये जो सहायक वर्णकों ने जो ऊर्जा प्राप्त की है या जो सूर्य का प्रकाश अवशोषित किया है, उसको वो कहां भेज देंगे? अभिक्रिया केंद्र में भेज देंगे। इस प्रकाश को सहायक वर्णक अभिक्रिया केंद्र पर भेज देते हैं। अभिक्रिया केंद्र पर भेज देते हैं। अब अभिक्रिया केंद्र में ये जो प्रकाश पहुंच गया तो क्या हो गया? तो ये अणु है वो क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो जाएगा। और उत्तेजित होने के बाद में बाहर क्या निकल रहा है? ये देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना। यहां से ये अणु है इसका, वो उत्तेजित हो जाएगा और उत्तेजित होने के बाद में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राहियों यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना, पीईई, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राहियों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो ये प्रकाश तंत्र है आपके। फिर से देखो कि प्रत्येक प्रकाश तंत्र में एक क्या होता है? अभिक्रिया केंद्र होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक, उसके बाद में इसके अलावा इसके चारों ओर क्या होते हैं? इसके चारों ओर क्या होते हैं? सहायक वर्णक होते हैं। अब जब सूर्य का प्रकाश आएगा फोटोन के रूप में, तो सबसे पहले ये सहायक वर्णक क्या करेंगे? इस प्रकाश को ग्रहण करेंगे। प्रकाश को ग्रहण कर लिया इन्होंने, प्रकाश को ग्रहण करेंगे सहायक वर्णक। सहायक वर्णकों में क्या हो सकता है? कैरोटिनाइड्स होते हैं, जेंथोफिल, क्लोरोफिल सी, डी, ई, ये सारे सारे सहायक वर्णक हैं। तो जब फोटोन के रूप में सहायक वर्णक ने प्रकाश को अवशोषित किया, ग्रहण किया, तो कुछ समय बाद में इस प्रकाश को वो कहां अंदर भेज देंगे? इस अभिक्रिया केंद्र पर, रिएक्शन सेंटर पर इस प्रकाश को या उस ऊर्जा को वहां पर ट्रांसफर कर देंगे, भेज देंगे। जब यहां पर ये पहुंचेंगे, जब प्रकाश यहां पर अभिक्रिया केंद्र में पहुंचेगा, तो यहां से क्या हो जाएंगे? अणु उत्तेजित होगा। अणु उत्तेजित होने के बाद में उसका इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इन निकले हुए इलेक्ट्रॉन यूं ऐसे ही घूमते नहीं रहेंगे, इनको विभिन्न प्रकार के जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले होते हैं, उनके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिसे हम पीईई, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं। उनके द्वारा इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाएगा। अब आता है आपके आगे
प्रकाश तंत्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फोटो सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश तंत्र, ठीक है, एक होता है आपके प्रकाश तंत्र प्रथम फर्स्ट, और एक होता है आपके प्रकाश तंत्र सेकंड, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड। इसको शॉर्ट में पीएस फर्स्ट भी बोलते हैं, इसको पीएस सेकंड भी बोलते हैं, है ना, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। तो एक बार इसको हम थोड़ा देख लेते हैं विस्तार रूप से, हम इसके आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि भाई जो प्रकाश पीएस फर्स्ट होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट या प्रकाश तंत्र प्रथम होता है, वो कहां पर पाया जाता है, वो प्रकाशिक अभिक्रिया में भी होता है और आपके अप्रकाशिक अभिक्रिया में भी होता है, ठीक है। और इसमें भी क्या हो रहा है हम देखेंगे, हम इससे आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि इसका जो अभिक्रिया केंद्र होता है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर वो होता है A700 या P700, ठीक है, ये इसका अभिक्रिया केंद्र होता है। वापस अभी हमने प्रकाश तंत्र पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के जो फोटोन के रूप में जब प्रकाश पहुंचता है तो सहायक वर्णक ग्रहण करते हैं। इसमें भी क्या होता है कि इसके जो सहायक वर्णक होंगे वो ग्रहण करेंगे फोटोन के रूप में ऊर्जा को, उस ऊर्जा को फिर वो कहां भेजेंगे, इसके अभिक्रिया केंद्र में यानी रिएक्शन सेंटर में, और इसका पीएस फर्स्ट यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र कौन सा होता है, P700, यहां पर पहुंचा देंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अणु उत्तेजित होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन ग्रहों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और उसके बाद में हाइड्रोजन आयन है वो NADP से को अपचयित करेगा और NADPH+H+ बना लेगा। तो हम इसको विस्तार रूप से कल से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।